आज हम पढ़ेंगे पाठ मेरे बचपन के दिन। इस पाठ को हम एनिमेशन के साथ थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में समझने वाले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसी पाठ की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ साथ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसी चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन और इसी चैप्टर के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के बारे में भी आज ही बात करेंगे। तो आज हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, ये पाठ लिखा है महादेवी वर्मा ने। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, मेरे बचपन के दिन। लेखिका ने इस पूरे पाठ में अपने बचपन के दिन याद किए हैं और कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं रही हैं उसके बचपन में, छोटी छोटी बातें बताई हैं इस पूरे पाठ में, लेकिन इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है। तो वो हम इस पूरे पाठ में पढ़ते चलेंगे, देखते जाइएगा, सुनते जाइएगा। चलिए, लेखिका ने पहले पैराग्राफ में बताया कि जब लेखिका का जन्म हुआ तो वह 200 वर्षों बाद उत्पन्न हुई। 200 वर्ष पहले तक उनके कोई लड़की जन्म नहीं लेती थी, या ले नहीं रही थी, या लेती थी तो उसको परम धाम भेज दिया जाता था, यानी मार दिया जाता था। कहने का भाव कि उस टाइम ऐसा जमाना था कि लड़कों को तो अच्छा मानते थे, लड़के का जन्म बहुत खुशियों भरा होता था, लेकिन लड़कियों का जन्म बहुत बुरा माना जाता था और लड़कियां अगर जन्म लेती थी तो उसको मार दिया जाता था। तो ये लेखिका पहली लड़की थी जिसका जन्म 200 वर्षों बाद हुआ था। उनसे पहले लड़कियां या तो जन्म नहीं लेती थी या लेती थी तो मार दिया जाता था। लेकिन परिवार ऐसा था लेखिका का कि वो इन चीजों में भेदभाव नहीं रखता था। तो लेखिका को, यानी लड़की होते हुए भी, उसको वो चीज सहनी नहीं पड़ी जो बाकी लड़कियों को सहनी पड़ती। तो ऐसा ही कुछ हम पहले पैराग्राफ में पढ़ेंगे। देखिए, बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। कभी कभी विचित्र सा आकर्षण यानी हैरानी भरा। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा। मतलब वो जो चीजें थी ना किसी समय बचपन में, वो कोई सपने से कम नहीं थी, सपने जैसी लगती है। परिस्थितियां बहुत बदल जाती हैं, बहुत बदल गई हैं। आज का जो जमाना है वो पहले का जमाना था, वो बहुत बदल गया है। क्या क्या बदला है, क्या क्या चीजें नहीं है पहले वाली, वो अब हम इस पूरे पाठ में पढ़ेंगे। देखिए, अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। मेरे परिवार में प्रायः 200 वर्षों तक कोई लड़की थी ही नहीं। सुना है उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परम धाम यानी जो वास्तविक घर है उसी में ही भेज दिया, यानी भगवान के पास भेज देते थे। मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की, बहुत ज्यादा दुर्गा पूजा की। हमारी कुल देवी दुर्गा थी, दुर्गा की पूजा करते थे। कुल देवी का मतलब होता है परिवार में जो हम पूजते थे जिसको, वो दुर्गा थी। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। परिवार में बाबा यानी उसके जो दादा थे वो फारसी और उर्दू जानते थे और उसके जो पिता थे वो उन्होंने अंग्रेजी पढ़ी थी, इंग्लिश। हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। हिंदी का वातावरण न होने का मतलब सिर्फ यही था कि उनके परिवार में कोई भी ऐसा नहीं था जो हिंदी बोलते थे। फारसी, उर्दू ये सब चला करती थी। उसके जो पिता थे वो अंग्रेजी बोलते थे। लेकिन जब उनकी माता आई, यानी उसका विवाह हुआ उसके पिता का, तब उनकी माता उनके साथ हिंदी लेकर आई। कहने का मतलब उसकी जो माता थी वो हिंदी बोलती थी, ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है। मेरी माता जबलपुर से आई, तब वे अपने साथ हिंदी लाई। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी। पहले पहल उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। पंचतंत्र एक किताब है एक तरह की, जिसमें बहुत सारी कहानियां हैं। तो जब उन्होंने किन्होंने, माता ने जब लेखिका को पंचतंत्र पढ़ना सिखाया तो उसका थोड़ा इंटरेस्ट बन गया, इंटरेस्ट आ गया, अच्छा लगा उसे, काफी कुछ मजा आने लगा। तो उसका जो लगाव हो गया वो हिंदी की तरफ हो गया, हिंदी की तरफ हो गया, संस्कृत की तरफ हो गया। लेकिन उनका जो माहौल था वो उर्दू फारसी का था ज्यादातर, ठीक है। तो लेखिका के जो पिता थे वो चाहते थे कि लेखिका भी उर्दू फारसी सीख जाए। उसके लिए एक टीचर भी रखे गए, एक ट्यूशन भी रखी गई। ट्यूशन के लिए जब टीचर पढ़ाने आए, लेखिका को उर्दू फारसी सिखाने आए, तब लेखिका चारपाई के नीचे जाकर छिप गई, यानी उनके सामने ही नहीं आई। वो थोड़ा इंतजार करके वापस चले गए, फिर वो वापस आए भी नहीं। तो कहने का मतलब वो उर्दू और फारसी सिखाना तो चाहते थे पिता, लेकिन लेखिका का मन नहीं था, तो जिसकी वजह से वो कभी भी वो सीख नहीं पाई। ऐसा ही कुछ हम अगले पैराग्राफ में भी पढ़ेंगे। देखिए, बाबा कहते थे इसको हम विदुषी बनाएंगे। विदुषी का मतलब क्या होता है? विद्वान, आपने सुना होगा, विद्वान का स्त्रीलिंग होता है विदुषी। तो हम इसको विद्वान बनाएंगे, विदुषी बनाएंगे। मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ऊंचा रहा है, मतलब मेरे बारे में वो बहुत कुछ ऊंचा सोचते थे। इसीलिए पंचतंत्र भी पढ़ा मैंने, संस्कृत भी पढ़ी। वे ये अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी भी सीख लूं, लेकिन वह मेरे वश की नहीं थी। मैंने जब एक दिन मौलवी साहब को देखा, मौलवी मतलब अध्यापक, टीचर, ट्यूटर, मौलवी साहब को देखा तो बस दूसरे दिन मैं चारपाई के नीचे जा छिपी। तब पंडित जी आए संस्कृत पढ़ाने। अब अगली बार संस्कृत पढ़ाने के लिए कोई टीचर आए, पंडित जी आए। मां थोड़ी संस्कृत जानती थी, गीता में उन्हें विशेष रुचि थी। किनकी? मां की। पूजा पाठ के समय मैं भी बैठ जाती थी, किसके साथ? मां के साथ, और संस्कृत सुनती थी।
उसके उपरांत उन्होंने मिशन स्कूल में रख दिया मुझको। एक स्कूल जो पहले जहां वो पढ़ती थी उसका वो चेंज करवा दिया। अब की बार उसका जो बच्चे के यानी लेखिका का जो स्कूल था वो मिशन स्कूल में डाल दिया। इस स्कूल का नाम है मान लो। मिशन स्कूल में वातावरण दूसरा था। अब आप भी, आपके साथ भी ऐसा ही होता है, जब दूसरे स्कूल में जाते हो तो आपका जो माहौल पहले का था उससे काफी डिफरेंस मिलता है। बच्चे भी नहीं मिलते हैं, माहौल, टीचर, प्रिंसिपल, ये सारा कुछ बदल जाता है। तो माहौल बदलने से थोड़े टाइम तक तो मन भी नहीं लगता है। ऐसा ही लेखिका के साथ भी हुआ। यही कुछ लिखा हुआ है, मिशन स्कूल में वातावरण दूसरा था, प्रार्थना दूसरी थी, मेरा मन नहीं लगा, वहां जाना ही बंद कर दिया। जाने में रोने धोने लगी, यानी जब वो जाती थी तो इंटरेस्ट होता नहीं था तो रोने लग जाती थी। तब उन्होंने मुझको, उन्होंने किन्होंने, पेरेंट्स ने, उन्होंने मुझको क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज में भेज दिया। अब उसका एक बार और स्कूल चेंज कर दिया। अब आप कॉलेज को देखकर ये मत सोचना कि वो कॉलेज में जा रही है, कॉलेज तो है लेकिन उसी कॉलेज में स्कूल भी है। तो जहां मैं 5वें दर्जे में दाखिल हुई, 5वां दर्जा कौन सा, 5वीं क्लास यानी 5th क्लास। यहां का वातावरण बहुत अच्छा था उस समय। उसको ये वातावरण बहुत अच्छा लगा। हिंदू लड़कियां भी थी, ईसाई लड़कियां भी थी। हम लोगों का एक ही मेस था, मतलब अलग अलग धर्मों की लड़कियां थी वहां पर पढ़ने वाली, लेकिन जो मेस था, मेस का मतलब होता है रसोई, जो रसोई थी वो एक ही थी। उस मेस में प्याज तक नहीं बनता था। बच्चों, अब आपसे एक प्रश्न, बच्चों लेखिका का नाम मैंने क्या बताया था? देखते कितने बच्चे मेरी बातें ध्यान से सुन रहे हैं। आगे देखिए, अब आगे के पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि लेखिका की एक दोस्त बन गई, नाम था सुभद्रा कुमारी चौहान। आपने नाम सुना होगा पहले भी क्योंकि ये फेमस लेखिका है। सुभद्रा कुमारी चौहान से उसकी कैसे दोस्ती हुई वो एक बार जरूर सुनना। लेखिका जब स्वयं अपने आप ही खुद कविताएं लिखती थी, क्योंकि उसका भी इंटरेस्ट था कविताओं लिखने में, तो वो छुपा कर लिखती थी, किसी को बताती नहीं थी। जबकि दूसरी तरफ सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में सबको, यानी पूरे कॉलेज को, पूरे स्कूल को, हर एक को पता था कि वो बहुत अच्छी कविता लिखती है। लेकिन लेखिका के बारे में खुद किसी को भी नहीं पता था क्योंकि वो छुप कर लिखती थी। तो एक बार क्या हुआ, सुभद्रा कुमारी चौहान उसके कमरे में दाखिल हुई और एक बार वैसे ही टेबल पर देख लिया, टेबल पर बहुत सारी कविताएं उसको मिली और अच्छी कविताएं थी। वो सबको बताई। कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान ने पूरे स्कूल में, पूरी बिल्डिंग में, सब हॉस्टल में सबको बता दिया कि ये भी कविता लिखती है। तब तो उसके बाद से उनकी इतनी अच्छी दोस्ती हो गई एक बार के बाद कि वो एक साथ कविताएं लिखती थी, किसी फंक्शन में कविताएं सुनाती थी, कवि सम्मेलन हुआ वहां जाती थी, और तो और कभी कभी तो ऐसा भी होता था पत्रिकाओं में भी वो अपनी कविताएं भेज देती थी छपने के लिए, और उनकी कविताएं छप भी जाती थी। क्यों? उनकी कविताएं थी इतनी अच्छी कि छापने का मन भी करता होगा उनका। तो ऐसा ही कुछ हम इस कविताओं, सॉरी, इस आगे वाले पैराग्राफ में पढ़ने वाले हैं। देखिए, वहां छात्रावास के हर एक कमरे में हम 4 छात्राएं रहती थी। एक कमरे में 4 लड़कियां रहती थी, एक ही कमरे में। उनमें पहली ही साथी सुभद्रा कुमारी मिली। 7वें दर्जे में वे मुझसे 2 साल सीनियर थी। वो 7वीं में थी और मैं 5वीं क्लास में थी। वे कविताएं लिखती थी और मैं भी बचपन से तुक मिलाती आई थी, यानी मैं भी कविताएं लिखती थी। बचपन में मां लिखती थी, पद भी गाती थी। मीरा के पद विशेष रूप से गाती थी। कौन सा पद? सवेरे सवेरे क्या गाती थी? जागिए कृपा निधान, पंछी बन बोले, यही सुना जाता था। प्रभाती गाती थी। प्रभाती होता है जो सुबह सुबह के जो भजन होते हैं, वो प्रभाती होता है, वो गाती थी। शाम को मीरा का कोई एक पद गा देती थी। सुन सुनकर मैंने भी ब्रज भाषा में लिखना आरंभ कर दिया। उसने भी लिखना, यानी लेखिका ने आरंभ कर दिया। यहां आकर देखा कि सुभद्रा कुमारी जी खड़ी बोली में लिखती है। खड़ी बोली जैसे हिंदी की खड़ी बोली होती है, जैसे हम बोलते हैं, वो खड़ी बोली है। मैं भी वैसा ही लिखने लगी। लेकिन सुभद्रा जी बड़ी थी, यानी वो सीनियर थी, प्रतिष्ठित भी हो चुकी थी, यानी फेमस भी हो चुकी थी। उनसे छिपा छिपा कर लिखती थी, यानी वो बताती नहीं थी लेखिका कि मैं भी लिखती हूं। एक दिन उन्होंने कहा, महादेवी तुम कविता लिखती हो? मैंने डर के मारे कहा नहीं। उसने मना कर दिया। अंत में उन्होंने मेरी डेस्क की किताबों की तलाशी ले ली, यानी उसने जब तलाशी ली तो बहुत सा निकल पड़ा। तब जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं ना, जैसे कोई चोर पकड़ा जाता है, ठीक ऐसे ही उन्होंने एक हाथ में कागज लिए और एक हाथ में मुझको पकड़ा और पूरे हॉस्टल में दिखाई कि ये कविताएं लिखती है, सबको बताई। तो उस टाइम तक उसके लिए, यानी लेखिका के लिए बहुत एम्बैरेसिंग मोमेंट था। फिर हम दोनों की मित्रता हो गई एक टाइम के बाद। अब वो कविताएं कैसे लिखती है, कहां बैठकर लिखती है, वो सब आगे लिखा हुआ है। देखिए, क्रास्टरेट में एक पेड़ की डाल नीची थी, उस डाल पर हम लोग बैठ जाते थे। जब और लड़कियां खेलती थी तब हम लोग तुक मिलाते थे। उस समय एक पत्रिका निकलती थी, स्त्री दर्पण। स्त्री दर्पण एक मैगजीन निकलती थी, उसी में भेज देते थे क्या, उनकी जो लिखी हुई कविताएं हैं वो। अपनी तुकबंदी छप भी जाती थी। फिर यहां कवि सम्मेलन होने लगे तो हम लोग भी उनमें जाने लगे, कवि सम्मेलनों में वो हिस्सा लेने लगे। हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था, यानी हिंदी उस समय बहुत प्रचार प्रसार पर हो रही थी, यानी लोग काफी इस पर इंटरेस्ट ले रहे थे, या लोग चाहते थे कि इसका और भी प्रचार प्रसार हो, ऐसा वो चाहते थे। तो मैं सन
1917 में यहां आई थी। उसके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया था। यानी ये समय वो था जब अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों के शासन में आपको पता है स्वतंत्रता सेनानी और भी बहुत से लोग लड़ाई लड़ रहे थे, अंग्रेजों को भारत से निकालने की एक प्लानिंग कर रहे थे। तो उस समय गांधी जी भी काफी सक्रिय थे, नए नए अलग अलग तरह के आंदोलन कर रहे थे ताकि उसका काफी अच्छा प्रभाव पड़े। तो लेकिन आपको भी पता होगा या अंडरस्टूड है ये बात क्या, कि जब भी कोई आंदोलन किया जाता है या कोई एक लड़ाई लड़ी जाती है, यूनिटी दिखाई जाती है, तो उस समय उस चीज के लिए कुछ पैसों की भी जरूरत होती है। सिर्फ लड़ाई लड़ने से काम नहीं चलेगा, पैसों की भी कई तरह के खर्चे होते हैं, कई आना जाना होता है और भी कई खाना पीना, ये सब चीजें मैनेज करनी होती है। तो अगर वो कमाने धमाने लग गए तो आंदोलन कौन करे? ठीक है, तो आंदोलन करेंगे तो फिर कमाना धमाना नहीं हो पाएगा। इसीलिए आंदोलन करने वाले को पैसों की बहुत जरूरत होती थी, चंदा इकट्ठा करते थे। तो गांधी जी भी कभी कभी कहीं कहीं जाकर चंदा इकट्ठा करते थे ताकि आंदोलन सक्रिय रूप से जारी रहे। एक बार लेखिका के घर पर भी आ गए। तब लेखिका बड़ी खुश थी। खुश इसीलिए थी क्योंकि वो गांधी जी से मिलना चाहती थी, और जब वो गांधी जी वहां उनके आसपास उनके मोहल्ले में आए तो वो उनसे मिलने भी गई, और जाकर उसने बहुत खुशी से ये कहा कि गांधी जी, बाबा जी, मेरे को एक कटोरा मिला है चांदी का। क्यों? क्योंकि मैंने एक अच्छी सी कविता सुनाई थी, इस वजह से मुझे ये इनाम में मिला है। वो ये चीज बताना चाहती थी और खुश होना चाहती थी और एक्सप्रेशन देखना चाहती थी गांधी जी के। लेकिन गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने कहा कि क्या ये कटोरा मुझे देती है? अब लेखिका हैरान में पड़ गई और कुछ बोल नहीं पाई और ये समझ नहीं पाई मैं क्या कहूं। उसने कहा कि ठीक है जी, रख लो। अब वो शर्मा शर्मी में कह लो या जैसे भी, उसने उनको कटोरा दे दिया। गांधी जी ने रख भी लिया। लेखिका को बाद में दुख हुआ। दुख इस बात का कि गांधी जी ने ये कटोरा रख लिया, उस बात का दुख नहीं। दुख इस बात का कि उन्होंने कम से कम ये तो कहना था कि कौन सी कविता है, वो सुना तो सही, कितनी अच्छी कविता है तेरी। तो ऐसा अगर बोल देते तो मेरे को संतुष्टि मिल जाती। लेकिन वो चीजें हुई नहीं, तो लेखिका को बाद में बहुत दुख हुआ, कटोरे जाने का नहीं, कविता ना सुनने का। तो ऐसा ही कुछ हम आगे अब पढ़ेंगे। और साथ ही साथ ये भी कि जो आंदोलन हो रहे थे, वो आंदोलन सिर्फ नारे लगाने से नहीं, लोगों को कविताएं सुनाकर, भाषण देकर भी लोगों को जागरूक किया जाता था आजादी के प्रति। तो लेखिका भी वो उसमें हिस्सा लेती थी, उनके कॉलेज की तरफ से, उनके स्कूल की तरफ से। ऐसा ही कुछ हम लिखा हुआ देखिए। मैं सन 1917 में यहां आई थी। उसके उपरांत यानी उसके बाद गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया, और आनंद भवन में जहां वो रहते थे, एक मोहल्ले का नाम आनंद भवन, स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया। वहां पर ज्यादातर आंदोलन वहां पर इकट्ठा होकर किए जाते थे। जहां तहां हिंदी का भी प्रचार चलता था। कवि सम्मेलन होते थे तो क्रॉसवेज से मैडम हमको साथ लेकर जाती थी। हम कविता सुनाते थे। कभी हरिओत जी अध्यक्ष होते थे, यानी कि अतिथि होते थे, तो कभी श्रीधर पाठक होते थे, कभी रत्नाकर जी होते थे। ये बहुत अच्छे अच्छे कवि रहे हैं, आपने नाम भी सुना होगा, कवि लेखक रहे हैं। कभी कोई होता था। कब हमारा नाम पुकारा जाए बेचैनी से सुनते रहते थे। मुझको प्राय प्रथम पुरस्कार मिलता था, इतना अच्छी होती थी उनकी कविताएं। 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे उसमें, उसको 100 से ज्यादा पदक मिल चुके हैं। एक बार की घटना याद आती है कि एक कविता पर मुझे चांदी का कटोरा मिला। बड़ा नक्काशीदार था, बड़ा सुंदर था, बहुत अच्छा था। उस दिन सुभद्रा कुमारी नहीं गई थी। सुभद्रा कुमारी अक्सर नहीं जाती थी। क्यों नहीं जाती थी? ये उसका कुछ पर्सनल मैटर होगा। सुभद्रा प्राय नहीं जाती थी कवि सम्मेलन में। मैंने उनसे आकर कहा, देखो यह मिला। सुभद्रा जी ने कहा, ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे में खिलाओ। बच्चों, अब आपसे क्वेश्चन, सुभद्रा जी से लेखिका कितने साल छोटी थी? अगर जवाब आता है तो एक बार कमेंट करो, देखना चाहता हूं कितने बच्चे अभी तक मेरी बातें ध्यान से सुन रहे हैं। उसी बीच आनंद भवन में बापू आए, बापू यानी महात्मा गांधी आए। हम लोग तब अपने जेब खर्च में से हमेशा एक एक दो दो आने देश के लिए बचाते थे। क्यों? ताकि जब कोई आए चंदा लेने तो हम उन्हें दे सकें, ताकि आजादी के आंदोलन में हिस्सा बन सके। और जब बापू आते थे तो वह पैसा उन्हें दे देते थे। उस दिन जब बापू के पास मैं गई तो अपना कटोरा भी लेती गई। मैंने निकाल कर बापू को दिखाया। मैंने कहा, कविता सुनाने पर मुझको यह कटोरा मिला है। कहने लगे, अच्छा दिखा दो मुझको। मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया तो उसे हाथ में लेकर बोले, तू देती है इसे? अब मैं क्या कहती, मैंने दे दिया और लौट आई। दुख यह हुआ कि कटोरा लेकर कहते कविता क्या है, ये तो उन्होंने पूछा ही नहीं, पर कविता सुनाने के लिए उन्होंने कहा ही नहीं। लौटकर अब मैंने सुभद्रा जी से कहा कि कटोरा तो चला गया। सुभद्रा जी ने कहा, और जाओ दिखाने। फिर बोली, देखो भाई, खीर तो तुमको बनानी ही होगी। अब तुम चाहे पीतल की कटोरी में खिलाओ या फिर फूल के कटोरे में। फिर भी मुझे मन ही मन प्रसन्नता हो रही थी कि पुरस्कार में मिला अपना कटोरा मैंने बापू को दे दिया। मतलब एक तरह से मन में खुशी तो थी कि मैंने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट किया ही है। तो ऐसा सोचकर कुछ ना कुछ खुशी जरूर हो रही थी। अब आगे के पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि सुभद्रा जी वो छात्रावास छोड़कर चली गई पर्सनल मैटर की वजह से। तो सुभद्रा जी की जगह पर एक और लड़की आई, नाम था जेबुनिसा। जेबुनिसा मराठी बोलती थी।
महाराष्ट्री बोलती थी, तो वो मराठी जो जैसा बोलती थी उसको लेखिका को थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन वो उसकी अच्छी दोस्त बन गई। कैसे? वो दरअसल उसका काफी हद तक काम कर देती थी। जेबुनिसा लेखिका का काफी हद तक काम कर देती थी, जैसे मेज साफ कर दी, कुछ ऐसा घर की सफाई करनी है, खाना बनाना, ये कई तरह के काम उसके भी करने लगी, यानी लेखिका के भी। तो उनकी एक अच्छी दोस्ती होगी, लेकिन समय समय पर उस जेबुनिसा का काफी मजाक बनाया जाता था, लेकिन मजाक के तौर पर ही, ऐसा कुछ सीरियस मैटर नहीं था, क्योंकि वो मराठी बोलती थी तो ऐसा इकड़े टुकड़े, ऐसा कुछ अजीब अजीब शब्द बोलते थे, तो लोगों को हंसी आती थी। और उसकी जो मैडम थी, उसकी जो उस्तानी थी, उसकी जो टीचर थे जेबुनिसा के और लेखिका के, वो भी कभी कभी मजाक कर देती थी। वो कैसा मजाक होता था वही हम अगले पैराग्राफ में पढ़ने वाले हैं। देखिए, सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली गई, तब उनकी जगह एक मराठी लड़की जेबुनिसा हमारे कमरे में आकर रही। वह कोल्हापुर से आई थी। जेबुन मेरा बहुत सा काम कर देती थी। वह मेरी डेस्क साफ कर देती थी, किताबें ठीक कर रख देती थी, और इस तरह मुझे कविता के लिए कुछ और अवकाश मिल जाता था। मतलब वो जब मेरा काम कर देती थी तो मुझे कविता लिखने के लिए काफी समय मिल जाता था, अवकाश मिल जाता था। जेबुन मराठी शब्दों से मिली जुली हिंदी बोलती थी, यानी कुछ कुछ हिंदी वो बोल लेती थी जैसी तैसे भी। मैं भी उनसे कुछ कुछ मराठी सीखने लगी थी, यानी लेखिका। वहां एक उस्तानी जी थी, उस्तानी का मतलब एक टीचर। वहां एक उस्तानी जी थी, नाम था जीनत बेगम। जेबुन जब इकड़े तिकड़े या लोकर लोकर जैसे मराठी शब्दों को मिलाकर कुछ कहती थी, तो उस्तानी जी से भी टोके बिना रहा नहीं जाता था। मतलब इस तरह के शब्दों का प्रयोग करती थी, तो उस्तानी जी भी कुछ ना कुछ मजाक कर देती थी। क्या कहती थी? वाह, देसी कौवा मराठी बोले। जेबुन कहती थी, नहीं उस्तानी जी, यह मराठी कौवा मराठी बोलता है, यानी अपने बारे में बोलती थी मजाक के तौर पे कि मैं मराठी हूं तो मराठी ही बोलूंगी ना। जेबुन मराठी महिलाओं की तरह किनारीदार साड़ी और वैसा ही ब्लाउज पहनती थी। कहती थी, हम मराठी हूं तो हम मराठी ही बोलेंगे। बच्चों ये बताओ कि कटोरा किस धातु का बना हुआ था जो उसको लेखिका को मिला था? अगर सच में ध्यान से सुन रहे होगे ना, वो बच्चे तो जवाब दे देंगे कमेंट बॉक्स में, बाकी बच्चे जवाब नहीं दे पाएंगे। इसीलिए मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे हैं जो अभी तक भी ध्यान से सुन पा रहे हैं, याद भी रख पा रहे हैं। देखो, उस समय यह देखा मैंने कि सांप्रदायिकता नहीं थी। वो उस समय का जो माहौल था ना, सांप्रदायिकता बिल्कुल भी नहीं थी। सांप्रदायिकता का मतलब क्या होता है कि कोई गुटबाजी नहीं थी कि ये मराठी है, ये सारे 5-4, ये हमारा एक ग्रुप है, ऐसे ही कोई हिंदी बोलने वाला है हमारा एक ग्रुप है, उर्दू बोलने वाले को अलग ग्रुप हो, या कोई कास्टिज्म हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। सब लोग मिलजुल कर रहते थे। बेशक वो बोलते अपनी अपनी भाषा थे, लेकिन फिर भी कोई ईर्ष्या द्वेष कुछ नहीं था। ऐसा कोई कास्टिज्म नहीं था कि मैं इस कास्ट की हूं वो उस कास्ट की है, ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला। ये उस समय की खासियत रही है। लेखिका उसी के बारे में अब आगे पार्ट में जिक्र करेगी, बचे हुए पार्ट में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो थोड़ा ध्यान से सुनना कि उस समय देखा मैंने कि सांप्रदायिकता नहीं थी। जो अवध की लड़कियां थी वे आपस में अवधी बोलती थी, बुंदेलगढ़ की आती थी तो वे बुंदेली बोलती थी। कोई अंतर नहीं आता था, और हम पढ़ते हिंदी थे, सब लोग इकट्ठे बैठकर हिंदी पढ़ते थे। उर्दू भी हमको पढ़ाई जाती थी, परंतु आपस में हम अपनी भाषा में ही बोलती थी। यह बहुत बड़ी बात थी उस समय, क्योंकि आज के माहौल में ऐसा देखने को मिलता नहीं है। उस समय ये चीजें थी। हम एक मेस में खाते थे, एक प्रार्थना में खड़े होते थे, कोई विवाद नहीं होता था, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई ऐसा कुछ नहीं था। मैं जब विद्यापीठ आई, अब लेखिका ये कह रही है कि मेरे जो बचपन के संस्कार हैं वो मेरे साथ हमेशा रहे, और अक्सर ऐसा बच्चों के साथ होता ही है कि बचपन में मिले संस्कार हमेशा उसके लाइफ टाइम साथ रहते हैं। तो ऐसा ही लेखिका के साथ भी हुआ। एक एग्जांपल क्या मतलब, एक और छोटी सी बात वो लेखिका अगले पैराग्राफ में बताती है कि उनके पड़ोस में एक जवारा के नवाब आए रहने के लिए। उनका परिवार भी आया, उनके बच्चे भी थे, वो खुद भी पेरेंट्स भी थे। तो जवारा के नवाब किसी टाइम पर वो एक राजा रहे हैं, नवाब रहे हैं जवारा के, लेकिन अब उनकी नवाबी छिन गई है। अब वो नवाब नहीं है, लेकिन वो जीवित तो है। तो वो अब पड़ोस में, उनकी लेखिका के पड़ोस में रहने आए हैं, और उनसे इतना लगाव हो गया है जैसे उनका एक ही घर हो। कुछ टाइम के बाद उनका एक ही घर बन गया एक तरह से। तो उसके जो बच्चे थे, यानी कि जवारा के नवाब के जो बच्चे थे, वो उनको चची जान कहते थे। किनको? लेखिका की मां को। और जो लेखिका है और लेखिका के जो भाई बहन है, वो उनको ताई साहिबा कहते थे। उनकी यानी जवारा के नवाब की पत्नी को ताई साहिबा कहते थे। तो ऐसा ही कुछ माहौल, इतना अच्छा माहौल हो गया कि रक्षाबंधन वाले दिन वो राखी भी बांधने लगे एक दूसरे को, यानी कि उनके जो बच्चे हैं और लेखिका है, ये आपस में राखी भी बांधने लगे। तो इतना अच्छा माहौल के बारे में अब लेखिका डिस्कस कर रही है। देखिए, मैं जब विद्यापीठ आई तब तक मेरे बचपन का वही क्रम चला जो आज तक चला आ रहा है। मतलब वही संस्कार मेरे आज तक साथ हैं। कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं तब तक चलते हैं। बचपन का एक और भी संस्कार था कि हम जहां रहते थे वहां जवारा के नवाब रहते थे। उनकी नवाबी छिन गई थी। वे बेचारे एक बंगले में रहते थे। उसी कंपाउंड में हम लोग भी रहते थे। बेगम साहिबा कहती थी, बेगम साहिबा यानी नवाब साहब की पत्नी, नवाब साहब की पत्नी यानी बेगम साहिबा कहती थी, हमको ताई कहो। हम लोग उनको ताई साहिबा कहते थे। और उनके बच्चे यानी ताई साहिबा के बच्चे हमारी मां को चची जान कहते थे। हमारे जन्मदिन वहां मनाए जाते थे और उनके जन्मदिन हमारे यहां मनाए जाते थे। उनका एक लड़का था, उसको राखी बांधने के लिए वे कहती थी कि इसको राखी भी बांधो।
बहनों को राखी बांधनी चाहिए, ऐसा वो कहती थी। राखी के दिन सवेरे से उसको पानी भी नहीं देती थी, यानी निर्जला उपवास रखती थी तब तक जब तक वो लड़कियां राखी नहीं बांध देती तब तक। कहती थी राखी के दिन बहनें राखी बांध जाएं तब तक भाई को निराहार रहना चाहिए, कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। बार बार कहलाती थी भाई भूखा बैठा है राखी बंधवाने के लिए। फिर हम लोग जाते थे, हमको लहरिये या कुछ मिलते थे। इसी तरह मुहर्रम में हरे कपड़े उनके बनते थे। मुहर्रम एक बहुत बड़ा त्योहार है मुसलमानों का, तो मुहर्रम का एक जो त्योहार है उस दिन उनको हरे कपड़े उनके भी बनते थे तो हमारे भी बनते थे, यानी उनके बच्चे के तो बन ही रहे हैं, हमारे लिए भी बनते थे। फिर एक हमारा छोटा भाई हुआ वहां, तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा देवर साहब से कहो वो मेरा नेग ठीक करके रखे, अर्थात उपहार मेरे लिए संभाल कर रखे, क्योंकि उनके घर लड़का हुआ है और मैं उस लड़के की ताई हूं तो मेरे लिए कुछ उपहार तो बनता ही है। तो ऐसा उनके लिए एक संदेशा भेज दिया उसके पिताजी को। मैं शाम, किसके पिताजी को? लेखिका के पिताजी को। मैं शाम को आऊंगी ऐसा कह दिया। वे कपड़े वपड़े लेकर आई, अपने साथ कपड़े भी लेकर आई। क्या क्यों लेकर आई? दरअसल उनकी यहां प्रथा थी कि जब तक वो 6 महीने का बच्चा रहता है उस 6 महीने की ड्यूरेशन में ताई अपने कपड़े का मतलब उनके परिवार के या उनकी तरफ से, चाहे वो बाजार से खरीदे या उनके घर में पड़े हों, जो छोटे कपड़े होते हैं वो ही उनको देती है हमेशा। हमेशा का मतलब 6 महीने तक। तो ऐसा ही कुछ देखो कि वे कपड़े वपड़े लेकर आई। हमारी मां को वे दुल्हन कहती थी, कहने लगी दुल्हन जिनके ताई चाची नहीं होती, मतलब जिनके ताई चाचा नहीं है, वो अपनी मां के कपड़े पहनते हैं, यानी वो अपनी मां की तरफ से ही कपड़े पहनते हैं बच्चे 6 महीने तक। लेकिन अगर ताई साहिबा हैं, यानी मैं हूं ना, तो अब मेरी तरफ से ये कपड़े होंगे, ऐसा ही कुछ कहती है वो। देखिए, नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई पहनाती हैं। मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूं, यह बहुत सुंदर है। मैं अपनी तरफ से इसका नाम मनमोहन रखती हूं। ताई ने ही उसका नाम रखा मनमोहन, और मनमोहन आगे चलकर बहुत अच्छा प्रोफेसर, बहुत बड़ा आदमी बन गया। वही लेखिका बता रही है। देखिए, वही प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चला जो ताई साहिबा ने दिया। उनके यहां भी हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी। ये अपने घर में वे अवधी बोलते थे। कौन? जवारा के नवाब की जो परिवार था वो आपस में अवधी बोलते थे। वातावरण ऐसा था उस समय का कि हम लोग बहुत निकट थे। किसके? आपस में, परिवार में। आज की स्थिति देखकर लगता है जैसे वह एक सपना ही था। आज की स्थिति देखकर ऐसा लगता नहीं है कि वो बातें भी कभी सच थी। कैसी? कि इतना मेलजोल, इतना प्रेम, इतना लगाव आज के माहौल में देखने को मिलता नहीं है। आज वह सपना खो गया है, आज वो स्थिति है नहीं। शायद वह सपना सत्य हो जाता। अगर आज भी वो सपना होता तो भारत की कथा कुछ और ही होती। बच्चों, अब आपको लग रहा है कि पाठ खत्म हो गया? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बच्चों ध्यान से सुनो, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। वो इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेरे बचपन के दिन इसी पाठ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन और इसी चैप्टर के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जब आप पढ़ लो तब आप समझ लेना कि हमने मेरे बचपन के दिन पाठ को अच्छे से समझ लिया है, पढ़ लिया है। लेकिन चिंता मत करो, ये सारी चीजें आपको एक लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 9th क्लास। इस नाम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर एक लिंक मिलेगा जिसमें आपको कुछ इस तरीके से ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी, और साथ ही साथ अदर चैप्टर भी आपको इसी लिंक पर देखने को मिल जाएंगे कुछ इस तरह से। लेकिन उससे पहले होगा आपका इसी टॉपिक से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। देखना चाहता हूं आपने इस टॉपिक को कितना समझा। अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ चुके हो, पढ़ चुके हो, तो आप देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। महादेवी वर्मा के परिवार में लगभग कितने वर्ष कोई लड़की नहीं थी? बच्चों, हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। देखिए, महादेवी वर्मा के परिवार में लगभग कितने वर्ष कोई लड़की नहीं थी? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 50 वर्ष, ऑप्शन सी 100 वर्ष, ऑप्शन डी 200 वर्ष। आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी, 200 वर्ष तक। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताएं किस पत्रिका में छपती थी? आपके ऑप्शन, ऑप्शन ए स्त्री युग, ऑप्शन बी स्त्री विचार, ऑप्शन सी स्त्री दर्पण, ऑप्शन डी स्त्री काल। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी स्त्री दर्पण। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा से चांदी का कटोरा किसने ले लिया था? आसान सा प्रश्न। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। नेहरू जी ने, ऑप्शन बी गांधी जी ने, ऑप्शन सी पटेल जी, ऑप्शन डी तिलक जी। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी गांधी जी। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। लेखिका के घर के पास कहां के नवाब रहते थे? लेखिका के घर के पास कहां के नवाब रहते थे? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ए आगरा, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी अवध, ऑप्शन डी जवारा। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी। तो बच्चों, ये है आपका रिपोर्ट कार्ड। ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और हाँ, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया है जो बिल्कुल फ्री है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सबसे ऊपर, जरूर देख लेना। और अगर आपको मुझसे बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आइए बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।